भारत में आने के बाद उसने क्या दुर्दशा की आप देख ली। विदेशी कंपनियां पहले से ही रिसर्च वगैरह करके रेडी रखती, 20 साल रोके होते उसके बाद छोड़ देते तो ज्यादा बेटर। चाइना ने विदेशी कंपनियों को 70 के दशक में आने दे दिया। 20 सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व था आजादी के बाद, और 1991 में आके पूरी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। देश आजाद हुआ था, हम लोगों ने ऐसी कंपनियों को भारत में आने पर रोक लगा दी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी देसी कंपनी थी और भारत में आने के बाद उसने क्या दुर्दशा की आप देख लीजिए। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया था कि हमें आप में आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा एक और कारण था, यदि आजादी के तुरंत बाद हम विदेशी कंपनियों को आने दे देते तो विदेशी कंपनियां पहले से ही रिसर्च वगैरह करके रेडी रखती, हम लोग को केवल यूज करने की आदत लगा देती। ये लीजिए अपना सामान और क्या कीजिए, हम कुछ बना नहीं पाते। बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने कंपनियों को आने से रोक दिया। हालांकि अगर हम विदेशी कंपनियों को महज 20 साल रोके होते, यानी 1970 के दशक तक ही होते, उसके बाद छोड़ देते तो ज्यादा बेटर। हम लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया, उसके कई कारण थे डिले करने के। चाइना ने विदेशी कंपनियों को 70 के दशक में आने दे दिया, हम लोग 1990 में दिए। साल बाद तब तक चाइना में कंपनियां जा चुकी थी और धीरे धीरे आज चाइना की। लेकिन उसका एक कारण भी है, चाइना में सामाजिक मुद्दा नहीं, भारत में आज भी आर्थिक मुद्दे से ज्यादा सामाजिक मुद्दे हैं। सामाजिक मुद्दे हैं, जाति व्यवस्था सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक उन्माद सामाजिक मुद्दा है। यहाँ पे भेदभाव देखिए, महिला पुरुष आज भी देखिएगा, महिलाओं को इंफीरियर समझता है, तो को क्या कर समझता है, समझता है। समझ में आया कि नहीं आ गया। चाइना इकोनॉमिकल फ्रंट पर अपना वर्क कर रहा था, हम लोग फाइनेंस, हम लोग सामाजिक मुद्दों पे, सोशल वर्क पर और पॉलिटिकल वर्क, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये दोनों किसी भी देश के लिए अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है तो बहुत खराब हो जाएगा। अब देखिएगा पॉलिटिक्स में वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अब हम लोग को सामाजिक मुद्दे से फुर्सत मिले तब तो विदेश नीति, अब हम लोग आते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में बात में 30 सालों तक कांग्रेस का वर्चस्व था आजादी के बाद, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 1977 में पहली बार सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार आती है, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई अब तक का सबसे चौपट प्रधानमंत्री आता है। आपको बताइए किए थे कि अपनी सूचना जाके किसको दे दिया, पाकिस्तान। तो 77 में आती है, फिर कांग्रेस आ जाती है सरकार में। तो लोकतंत्र में ना देश विकास ये सब बाद में आता है, सबसे जरूरी होता है कि ये लोग चुनाव जीत के अगली साल दोबारा आए। 1975-77 से बाद राजनीतिक पार्टियों ने जो पैसा सरकार को खर्च करना चाहिए, जैसे आपके पिताजी के आपके पास हो जाए, अपने पे खर्च करेंगे, कपड़ा खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे। पिताजी कभी ये सब नहीं खरीदेंगे, वो अपने पुराने कपड़ा पे ही आपको नया कपड़ा दिला के, आपको कपड़ा नया देख के अपने खुश हो जाएंगे, खुद पहने रहेंगे नॉर्मल कपड़ा। तो दोनों का अंतर होता। उसी तरह से एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि पैसे को कहाँ खर्च किया जाए। पैसे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करना ठीक बात नहीं है, पैसे को खर्च करना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण। लेकिन 1975 और 77 के दशक में यह तमिलनाडु से चालू हुआ कि चुनाव में पैसे बांटना, चुनाव में आधिकारिक रूप से पैसे बांटना, आधिकारिक रूप से पैसे बांटना चुनाव में तमिलनाडु से चालू हुआ। टीवी बांटा गया था, टीवी लग्जरी चीज होती है। टीवी, कोई सरकार आई तो कोई कि हम पैसा बांटेंगे, कोई सरकार आई कुछ। अब होता क्या है, इसमें 90% लोगों को अच्छा लगता है। लोकतंत्र में सारी खेल किसकी है, मेजॉरिटी की। लोकतंत्र अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है तो भीड़ तंत्र बन जाता है। भारत जो है वो बहुत ज्यादा मायने में आपको लोकतंत्र दिखेगा, जमीन पर उतरिएगा तो वो भीड़ तंत्र। अभी भी क्या है, भीड़, वही बातें बोली जाएंगी जो पब्लिक को अच्छी लगे, पब्लिक को क्या अच्छी। और अगर आप सही बात बोलने जाइए, आप अकेला फील कर। के बाद हर एक राजनीतिक पार्टियां पैसे देने की बात करें। अभी देखिए बिहार में 10-10 हजार लोन दिया गया है, 10,000 रुपए क्या दिया गया, लोन दिया। उन्हें भी पता है कि 10,000 रुपया में इनका बिजनेस नहीं सही होगा, और पब्लिक जानती है भैया कुछ तो दिया। पब्लिक का कहना है कि भैया कुछ तो दिया, ये चोरवा वैसे वो भाग जाएगा। सो नेता सब पे किसी को भरोसा नहीं होता, तो दोनों में आप किसको संभालिएगा, आप समझ रहे हैं। तो पब्लिक का तो अलग है, पैसे जो जा रहे हैं वो किधर खर्च हो रहे हैं, रेवेन्यू में। अब आप इससे जब कैपिटल एक्सपेंस नहीं कीजिएगा, आपके यहाँ बढ़िया एयरपोर्ट नहीं रहेगा, कौन आएगा आपके यहाँ इन्वेस्टर। देश का विकास, राज्य का विकास तब होगा जब कोई 1000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़ ये इतने पैसे लेके आए, तब वो दूसरे को रोजगार देगा। नहीं तो छोटा मोटा आदमी जब 4 व्हीलर खरीदता है तो ड्राइवरों नहीं रखता है, अपने चलाता है। भाई ड्राइवर रखेगा तब ना एगो को रोजगार मिलेगा। शुरुआत में तो लोग ड्राइवरों नहीं रखते हैं, क्या करते हैं, अपने चलाते हैं। पहले तो अपना शौक पूरा कर रहा है आदमी,
शौक खत्म होगा तब ना रोजगार देने का काम करेंगे। तो छोटा मोटा रोजगार अलग चीज हो गया, जैसे अब किसी के घर है उसमें कोई खाना बनाने वाली आ रही है, कोई सफाई कर्मी आ रही है, तो रोजगार में थोड़े आ रही है, जीविका चला रही है। तो जीविका और रोजगार में अंतर होता है। जीविका कोई और दे सकता है। आप स्टूडेंट लोग को कहीं 2 होम ट्यूशन मिल गया, कहीं से 1000 रुपया, कहीं से 2000 रुपया मिल गया, आप अपना रूम रेंट निकाल लिए, तो क्या आपका रोजगार है? जीविका है। रोजगार देने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है जो 1000, 2000, 5000 करोड़ क्या करे? इन्वेस्ट करे। क्योंकि जैसे इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, बिल्डिंग बनेगी तो लेबर, मजदूर, प्लम्बर, बिजली, पेंटर से लेके सबको मिलेगा। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तब उसमें काम करने वाले को रोजगार मिलेगा, उसको मेंटेनेंस वालों को होगा, उससे कुछ प्रोडक्शन होगा तो उससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, सरकार को बदले में टैक्स मिलेगा, तो काफी फायदा होता है। तो ये बड़े इन्वेस्टमेंट तभी आते हैं जब वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सोशल चीजों की लड़ाई झगड़े ना हो। अब धीरे धीरे चुनाव जीतने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे थे वो सामाजिक मुद्दों में बांट दिया। सड़कें अच्छी बनाई नहीं, बिजली दिया नहीं, सुरक्षा दिया नहीं, तो इन्वेस्टमेंट आया नहीं। और ऐसे करते करते 1991 में एक ऐसी स्थिति आई थी जब महज 15 दिन का पैसा बचा था भारत के पास। केवल कितने दिन का? 15 दिन का पैसा बचा था। जिस रास्ते पर बिहार चल रहा है ना, जिस रास्ते पर बिहार चल रहा है, इसके पास भी जब आप 18%, 14 से 18% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, आपके यहाँ कहाँ से बढ़िया सड़कें मिलेगी? कहाँ बढ़िया एयरपोर्ट मिलने वाला है? मिलेगा? नहीं मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पे अगर कोई बिजनेसमैन आएगा मीटिंग करने के लिए, बाहर निकलेगा तो कोनो होटल नहीं मिलेगा, उसको फिर दूर जाना पड़ेगा। तो वही आप मुंबई उतरिए, सामने एरो सिटी है, दिल्ली उतरिए, सामने एरो सिटी, सिटी बस आ गया एरो सिटी। सबसे महंगा सिटी होता है एरो सिटी, सबसे महंगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे सस्ता आदमी थोड़े जा रहा है। कौन जा रहा है? आप एरो सिटी के किसी होटल में घुस के चाय पीजिए, 500 से नीचे कोई चाय नहीं होगा। एरो सिटी, दिल्ली एरो सिटी में किसी होटल में घूमिए, वहां 20-25 होटल है, 500 से नीचे सबसे सस्ता चाय होगा वहां। तो हो गया। तो हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया और 1991 में आके पूरी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई।